नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और 3 दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजार लौटे हैं। 3 दिन ही काम करेंगे और उसके बाद फिर 3 दिन की ही छुट्टी होगी। भारतीय बाजारों के अंदर आज हफ्ते का पहला सत्र बढ़िया सत्र है। शुरुआत अच्छी हुई, करीब करीब 1650 अंकों की तेजी सो फार सेंसेक्स देख रहा है। निफ्टी भी 515 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक करीब 1350 अंक ऊपर कामकाज करते हुए, और लाइकवाइज अगर स्मॉल कैप मिड कैप की बात करें तो 2-2.5% ऊपर है मिड कैप इंडेक्स, और करीब करीब 3.25% की बढ़त के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। आज एडवांस क्लाइन की स्थिति इस तरह की आई, करीब 2200 शेयर तेजी में, रादर 2300 शेयर तेजी में, और 190 शेयरों में बिकवाली है, यानी कि हर एक शेयर की गिरावट के सामने करीब करीब 20 से 22 शेयर आपको तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की बाइंग आज मार्केट्स में आप देख रहे हैं। निफ्टी रियल्टी आज का स्टार परफॉर्मर है, 4.5% ऊपर कामकाज करते हुए। ऑटो 3.5%, फाइनेंशियल सर्विसेज 3%, और इनफैक्ट एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि लाल निशान में कामकाज कर रहा हो। सिर्फ एफएमसीजी है जो कि फ्लैट है, लेकिन बाकी वो भी लाल निशान में कामकाज नहीं कर रहा है। मेटल 2.5%, बैंकिंग 2.5%, एनर्जी 2.5%, मीडिया 2%, फार्मा 2.25% और आईटी 1.5% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस तेजी में और कितने दम बाकी है, इस तेजी में और कितनी जान बाकी है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए आदित्य जी मौजूद हैं अहमदाबाद से। आदित्य सर, आज ये लोकेशन में बदलाव दिख रहा है, कहीं बाहर हो क्या, छुट्टी मना रहे हो? नमस्ते सुमित जी, आपने एकदम सही पकड़ा है। बुल्स आए, मैं बाहर था छुट्टियों पे, बट मुझे ऐसा हमेशा रहता है कि मैं बिल्कुल मनी 9 के साथ जुड़ा रहूं, मार्केट के साथ जुड़ा रहूं, इसलिए आज फिर से मौजूद हूँ तो आपके पहले आगे। तो माफ़ी, आपकी छुट्टी में हमने खलल डाला उसके लिए। और दूसरा, मार्केट्स कैसा लग रहा है, क्योंकि बाजार में आज तो बढ़िया तेज़ी है, अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में खरीदारी है। ये सस्टेनेबल लग रही है या फिर एक शॉर्ट टर्म पुल बैक है? मुझे लगता है सस्टेनेबल है, क्योंकि ग्लोबल बाजार में बहुत अच्छी तेजी का माहौल बना हुआ है, और जो शॉर्ट पोजीशन एफआईआई की साइड से बनी थी वो भी काफी अनबाइंड हो रही है। मतलब आज के दिन हम सरप्राइज नहीं होंगे अगर एफआईआई की साइड से काफी पोजीशंस अनबाइंड होती है। और आप देखिए लार्ज कैप का अच्छा पार्टिसिपेशन है। लुक एट रिलायंस इंडस्ट्री +2% फॉर लास्ट 2 डेज। फिर आप देखिए आईटी में अच्छा पार्टिसिपेशन है। फाइनेंशियल एचडीएफसी बैंक को देखिए जो हेवी लिफ्टिंग कर रहा है आज बाजार को। जब लार्ज कैप स्टॉक्स ऊपर लेके जाए तो हमें बिल्कुल भरोसा करना चाहिए ऐसी तेजी पे। और जो डेरिवेटिव डेटा देखेंगे वो भी काफी एनकरेजिंग है। तो बिल्कुल मेरा वोट इस तेजी के साथ है। मुझे लगता है कि बाजार में और जान बाकी है। ऑल्दो बाजार वन वे नहीं चलता है, थोड़ा थोड़ा करेक्शन के साथ, ऊपर नीचे के साथ, बट जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है। एंड वर्स्ट सीन्स बिहाइंड अस, जो लो बनाए हैं बाजार ने वो बिल्कुल टिकाऊ हैं। जो रिसेंट लोज रहे बाजार के 21,700 के, मुझे लगता है वो एकदम बरकरार रहेंगे। और 23,000 का मार्क भी हमने गैप अप के साथ निकाला है। तो मुझे लगता है बाजार में काफी तेजी के साथ काम हो रहा है, हिम्मत और वॉल्यूम सबके साथ काम हो रहा है। तो ये तेजी में दम तो है। तो तेजी में दम तो है, और इनफैक्ट दिखाई पड़ रहा है। बैंक्स में इंडसइंड बैंक आज का टॉप गेनर है, एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है। जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर लेकर आइए आप स्क्रीन पर, क्योंकि आज निफ्टी में सबसे ऊपर अगर कोई स्टॉक है तो वो है इंडसइंड बैंक। 6% की शानदार तेजी। श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर्स, एल&टी, ये कुछ ऐसे नाम जो कि निफ्टी के टॉप गेनर के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़े हैं। गिरने वाले शेयरों में थोड़ा सा आज बैकवुड पे गए एफएमसीजी, क्योंकि ऑलरेडी एग्रेसिव सेक्टर आगे आ गए। तो उसमें नेस्ले, एचयूएल, आईटीसी ऐसे नाम थोड़े से बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा आज मिड कैप साइड पर अगर कहीं तेजी है तो उसमें माजगांव डॉक, सोना कॉमस्टार, भारत फोर्ज, भारत डायनेमिक्स जहाँ पे खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पे कुछ नामों में अगर बात की जाए तो आज प्रेशर है मैक्स हेल्थ केयर में, एचपीसीएल में, पेटीएम में, टाटा कम्युनिकेशन में, जहाँ पर थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप साइड पे जहाँ खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही है उसमें डेटा पैटर्न करीब करीब केईसी, केन्सटेक, बीएलएस इंटरनेशनल जहाँ पर खरीदारी है। और बिकवाली वाली साइड पे आज जहाँ प्रेशर देखने को मिल रहा है उसमें एस्टर डीएम, बाटा इंडिया, मन्नापुरम, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। आदित्य, 2 नाम देखिए, एक है इंडसइंड बैंक, आज एक बढ़िया पुल बैक के अंदर ही कामकाज कर रहा है, और दूसरा नाम है एचडीएफसी बैंक, अपने 1880 के रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द पहुंच गया है। क्या इस, क्योंकि वीकेंड पे इस कंपनी के नंबर आएंगे एचडीएफसी बैंक के, तो क्या लग रहा है ये नंबर्स के आसपास ही अपना हाई तोड़ेगा या पहले हाई तोड़ेगा उसके बाद नंबर्स आएंगे?
बिल्कुल, देखिए सिलसिला चलता रहेगा नंबर तोड़ने का या रिजल्ट आने का, बट मुझे लगता है शायद आज जैसे पार्टिसिपेशन दिख रहा है, इंडसइंड बैंक में शानदार तेजी, एचडीएफसी बैंक में शानदार तेजी, और हम कहते हैं कि बाजार एक फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल है, तो उस हिसाब से कदम तो पहले चल रहा है, खबर बाद में आएगी। और अच्छी खबर के को डिस्काउंट करते बाजार पहले एक्शन दिखा रहे, तो मुझे लगता है कि पहले बाजार डिस्काउंट कर रहे हैं तो पहले शायद अच्छे लेवल्स टूटेंगे, फिर बाद में बाजार नंबर्स पे रिएक्ट करेगा, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो। बट अभी तो एक टेक्निकल ब्रेकआउट है इंडसइंड बैंक में, एचडीएफसी बैंक में और पूरे बैंकिंग स्पेस में, तो अभी फिलहाल तेजी का माहौल है। तो तेजी का माहौल, और बैंक्स में इंडसइंड और एचडीएफसी दोनों के अंदर ही अच्छी तेजी है। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक शायद नंबर डिस्काउंट कर रहा है, जो कि आदित्य कह भी रहे हैं, और नंबर से पहले यहाँ पे एक अच्छे मोमेंटम बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे दर्शकों से सवालों को लेकर। और सबसे पहले अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी आदित्य से कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो आपको इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए 9311121874 पर जुड़ना है हमारे साथ। यहाँ पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं money9query@tv9.com पर, और उसके अलावा अगले 1 से 1.5 घंटे तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बातचीत करते रहिए। अपने सवालों को लेकर भी आदित्य का व्यू भी आप जान सकते हैं। आदित्य, सबसे पहला सवाल प्रसाद साहब का आया है। इन्होंने विप्रो में इन्वेस्ट करने की बात की है 1 से 2 सालों के लिए। आप कैसे देख रहे हो विप्रो को? देखिए, अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो मुझे लगता है कि काफी स्टीप करेक्शन आईटी ने देखा रिसेंटली, और वो भी ग्लोबल मार्केट के साथ सिंक में चल रहा था, क्योंकि काफी सारे टैरिफ की बात चल रही थी आईटी सेक्टर में। ऑल्दो आईटी सेक्टर वाज एग्जेम्प्ट, बट स्टिल यहाँ पे टैरिफ के चलते काफी वॉलेटिलिटी थी, बट टेक्निकल पैटर्न्स के हिसाब से सारे आईटी स्टॉक अपने मीडियम टर्म एवरेजेस पे, मीडियम टर्म सपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी एक डर का माहौल नहीं है, बल्कि एक मतलब डरना नहीं चाहिए सपोर्ट पे, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड एक्चुअली बेहतर बेहतर रहता है, बेहतरीन रहता है। और यहाँ से रिबाउंड का ट्रेड अगर प्ले आउट होता है, जो हम देख भी रहे हैं, निफ्टी आईटी स्ट्रेंथ बता रहे हैं कुछ दिनों से, इंटरनेशनल बाजार में भी संकेत अच्छे हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में, और न्यूज़ खबर अच्छी आ रही है, तो मुझे लगता है कि अभी एक तेजी का मन आईटी में भी बनाया जा सकता है, और विप्रो भी इसमें एक अच्छा हाई बीटा कैंडिडेट है, तो यहाँ पे एक तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। तो तेजी का ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है। आप अगर लॉन्ग साइड पे जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं। बस क्लोज स्टॉप लॉस जो आपको आदित्य ने बताया उसको आप जरूर फॉलो करिएगा। एक सवाल आशीष श्रीवास्तव साहब का है। इनके पास शीला फोम के शेयर हैं, करीब 200 शेयर हैं, 700 रुपए के दाम पर खरीदारी है। अच्छी खासी गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका है, डिस्पाइट प्रमोटर लगातार बाय कर रहे हैं। क्या करना चाहिए इसमें? राइट, अगर हम शीला फोम का चार्ट देखें तो जैसे आपने बताया कि स्टॉक में काफी दिन से एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, बट अगर आप प्रमोटर बाइंग, एक यहाँ पे एक पॉजिटिव संकेत है। और अगर इसका चार्ट देखेंगे आप, तो 650 600 इसका एक अक्यूमुलेशन जोन है, तो यहाँ पे एक सेल की राय तो बिल्कुल नहीं रहेगी, बल्कि यहाँ पे एक अक्यूमुलेशन का व्यू बनाना चाहिए। इसने अपने 2019 के साल में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाए थे 600 से लेके 650 के जोन में, जो टेक्निकली बहुत एक हिस्टोरिक प्राइस है या फिर बहुत रेलिवेंट प्राइस है। यहाँ पे एक अक्यूमुलेशन का मन बनाना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 500 का, और यहाँ पे एक तेजी का व्यू है। 500 550 के आसपास का एक स्टॉप लेकर आप इसमें बने रहिए, और अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। वैसे ही प्रमोटर की बाइंग यहाँ पे काफ़ी समय से एक्टिवली इन्वॉल्व है। इनफैक्ट पूरे फरवरी महीने में या मार्च महीने में भी प्रमोटर की तरफ से बाय हुए हैं, सो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वेदांता 435 रुपए के दाम पे ले रखा है कुंज बिहारी साहब ने। अब वो क्या करें इसके अंदर? किस भाव पे ले रखा है? 435। 435। देखिए, पूरे मेटल सेक्टर में आग लगी हुई आज तो, और कुछ दिनों से मेटल सेक्टर काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, बना सकते हैं। इनके भाव से नीचे भी आ गया है, बट इस भाव पे एक बहुत अट्रैक्टिव बाय बनता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये अपने ऑलमोस्ट 2017 के भाव पे, 2022 के जो रेंज रही है वहां पे लिंगर कर रहे थे, इतने साल से स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया। ये मीडियम टर्म इसका इंपॉर्टेंट पाइवट लेवल है, तो यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 350, और आने वाले समय में मैं यहाँ पे प्राइस देखता हूँ 450 से लेके 550 के।
तो आप 450 550 तक के जोन्स शायद आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर आप लेना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। सौरभ गोयल साहब के पास अनंतराज है, 562 रुपये के दाम पे खरीदारी है, और 1460 रुपये के दाम पे वोल्टास है। इन दोनों में खरीदारी कर रखी है। वोल्टास है समर सीजन के लिए शायद इन्होंने खरीदारी की होगी। अभी इनका नज़रिया 3 से 4 साल का है। क्या यहाँ पर इनका निवेश सही है, बने रहें या अवॉइड करें? अनंतराज और वोल्टास। अनंतराज और वोल्टास जी। जी, तो अनंतराज में काफी स्टीप करेक्शन आ गया ऑलरेडी। 950 पे स्टॉक करेक्ट होके 370 हो चुका है, तो 50% करेक्शन इस स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। अब मुझे लगता है कि इस स्टॉक में एक बाउंस बैक का समय चल रहा है, तो यहाँ पे एक तेजी का व्यू बिल्कुल बनाया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 370। और इसी तरीके से अगर हम वोल्टास की बात करें, तो वोल्टास में भी समर की वजह से काफी ट्रैक्शन बहुत टाइम से चल रहा है, बट स्टॉक मोमेंटम लैग करता है, तो इसमें एक ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। और इस स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा, थोड़ा दूर है टेक्निकल ब्रेकआउट, जो 1550 के ऊपर आएगा, तो यहाँ पे एक तेजी दमदार वाला मोमेंटम ट्रेड बनेगा। अदरवाइज तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है। तो एक रेंज के अंदर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। उस रेंज को अगर आप प्ले कर सकते हैं तो उसके हिसाब से आप काम करिएगा। अजीत बैद साहब के पास गॉडफ्रे फिलिप्स थे, इन्होंने 100 शेयर बेच दिए। अब ये टीसीएस, इन्फोसिस या रिलायंस, इनमें से कोई एक शेयर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आदित्य, आपको क्या लग रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए इन्हें? देखिए, रिलायंस इसमें से सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, वन ऑफ द टॉप 5 बिगेस्ट कंपनीज, और एक अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही है। 1600 का प्राइस हुआ करता था, अभी 1240 पे मिल रहा है, तो एक बहुत अच्छा प्राइस है। हिस्टोरिकली अगर देखें तो वैल्यूएशन काफी डिसेंट है इधर, और टेक्निकली भी स्टॉक एक अच्छा अटेम्प्ट कर रहा है बाउंस बैक का। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा है। जब बाजार में वॉलेटिलिटी होती है तो ये स्टॉक इतना स्मॉल कैप की तरह नहीं गिरता, तो इस बाजार में बहुत अच्छा कैंडिडेट है। और इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1100, और ऊपर के साइड लेवल जो रेजिस्टेंस बन के आ रहे, वो आ रहे हैं 1300 और 1400, तो यहाँ पे एक बुलिश नजरिया बनता है। तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग जाना चाह रहे हैं तो रिलायंस पे ही जा सकते हैं। वैसे तो तीनों ही कंपनियां खराब नहीं है, चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, रिलायंस हो, लेकिन अमंग 3 आपने पूछा तो उसमें आदित्य की पसंद है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आदित्य, वो कोई बायस तो नहीं है ना गुजरात का इसमें? ऐसा कोई बायस नहीं है सुमित जी, बट दो तीनों कंपनी बेहतरीन है। हाँ। अब थोड़ा ऐसा लगाव रहता है अपने स्टेट का, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं, बट आई थिंक इन दिस मार्केट ऑल थ्री आर गुड कैंडिडेट्स, बट रिलायंस बीइंग द मेजर कंपोनेंट ऑफ द इंडेक्स, मुझे लगता है वही बाजार को अभी ऊपर लेके जा रहा है, और वही बाजार को ऊपर लेके जाएगा। देखिए, वैसे भी खोने के लिए इस कंपनी में बहुत कुछ होता नहीं। 80,000 करोड़ का सालाना मुनाफा कमाते रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो हर कंपनी नहीं कर सकती, लेकिन रिलायंस किए जा रही है, सालों से किए जा रही है। सो इस तरह की बड़े बेस के साथ ग्रो कर रही है, तो अपने आप में कुछ ना कुछ बात तो होगी। आगे बढ़ते हैं। निहारिका पूनावाला जी का एक सवाल है। इनके पास आईओसी के 130 रुपये के दाम पर खरीदे हुए शेयर हैं। इनका कहना यह है कि पूरा मार्केट चलता है लेकिन ये नहीं चलता है, क्या इसको बेचकर वेदांता में चले जाए? जी, वेदांता में एकदम स्विच किया जा सकता है, क्योंकि मेटल सेक्टर का आउटलुक अभी यहाँ से काफी बेहतरीन लग रहा है। जैसा मैं बात कर रहा था, डॉलर इंडेक्स में करेक्शन है, और फिर इंटरनेशनली कमोडिटी बाजार में अच्छी मूवमेंट है, और इसके चलते मुझे लगता है कि कमोडिटी सेक्टर में बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। और आप देखिए, जो भी मेटल कंपनीज है, वहां से कमेंट्री अच्छी आ रही है। हिस्टोरिकल वैल्यूएशन अगर आप पी रेशियो देखे, प्राइस टू ग्रोथ रेशियो देखे, तो ये अपनी सिक्लिकल पैटर्न्स में एक बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड है। और रिसेंटली हमारी इंडियन कंपनी जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील ने न्यू हाई लगाए, तो पूरा सेक्टर अपनी तेजी की तरफ जा रहा है, और ओवरऑल आउटलुक मेटल्स और कमोडिटीज के लिए बहुत अच्छा बन रहा है अभी। तो आपको एक राय रणनीति बताई गई है, उसके हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे भी मैम, ये डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है। सो जब भी डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक में आप पैसा डालते हो, वहाँ पर डिविडेंड तो अच्छे आते हैं, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन उतना तेज़ नहीं होता, तो उस पार्ट को भी आप ध्यान रखना। अब बातचीत करते हैं। कोलकाता से हमारे साथ सुखदेवी मौजूद हैं। सुखदेवी जी, नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सुखदेवी जी, पहले तो आपको और आपके परिवार को बंगाली न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आज कोलकाता में न्यू सेम ईयर टू यू होगा, सर, सेम अगर टू मैं यू। गलत नहीं हूँ तो। हाँ सर, बिल्कुल नहीं सर, मैं कोलकाता से नहीं हूँ, मैं तो यूपी लखनऊ से हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे सर कोलकाता मैं बताया रहती हूँ मेरी यहाँ टीम पे। ने। तो सुखदेवी जी नहीं आप, सर, मैं कोलकाता में रहती हूँ। ओके, आप कोलकाता में रहते हो लेकिन हो लखनऊ में अभी। नहीं सर, मैं लखनऊ से हूँ बट रहती हूँ कोलकाता में। ओके, आप लखनऊ से हो लेकिन रहते हो कोलकाता में। तो बताओ मैम, कब से यस आप सर। मार्केट में हो, कैसे इन्वेस्ट कर सर रहे हो? मुझे हो गया लगभग 1 ईयर हो गया है। ओके, और हाँ तो क्या ले रखा है आपने? सर अब मैंने हैवल्स ले रखा है 50 शेयर 1580 रुपीज में। तो ओके, सर मैंने ये ट्रेडिंग व्यू से लिए थे, तो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा वही पूछना चाह रही थी। तो सुखदेवी जी एक बात बताओ, आप ट्रेडिंग करते हो कि आप इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए? सर मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी करती हूँ और ट्रेडिंग भी करती हूँ, स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ। और ज़्यादा बेनिफिट किस में लगता है आपको? सर स्विंग ट्रेडिंग में भी मैं मनी 9 के कॉल्स लेती हूँ, तो सर उसमें मुझे प्रॉफिट आता है। अच्छा, और फिर प्रॉफिट से हाँ आप लॉन्ग हाँ टर्म के शेयर ले लेते हो? हाँ। और जो, हाँ सर, और जो कैपिटल है मैंने लॉन्ग टर्म के शेयर में भी लगा के रखा है, मनी 9 को ही सुन के जो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट शेयर बोलते हैं वो उसमें मैं लगा देती हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू। पहले तो हाँ आदित्य सर, करना क्या चाहिए? हेवेल्स कंपनी अच्छी है, 50 शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं, 1518 रुपए के दाम पर है। वो बात अलग है, भाव ऊपर नीचे होता है, लेकिन लिया था ट्रेडिंग के लिए। कहाँ स्टॉप लॉस रखें, क्या टारगेट्स? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अच्छा लगता है सुन के कि हमारे दर्शक फायदा उठा रहे हैं मनी 9 का और व्यूज पे अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और उनको ग्रोथ दिखता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर व्यूअर। एंड सेकंड थिंग, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मुझे लगता है हैवेल्स इन्होंने एक अच्छा कैंडिडेट चुना है। एक बेसिक पैटर्न फॉर्मेशन के बाद ये एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा है, तो बिल्कुल ये तेजी में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पे 1450 का, और इसमें टारगेट रहेंगे 1660 के। 1450 और 1660, इन दो लेवल्स को आप मैम ध्यान रखना, और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना कर रखना। ये अच्छा कर रहे हो आप, ट्रेडिंग भी कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना कि ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस और लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस, ये दोनों सबसे ज़रूरी चीज़ हैं जिनको आपको ज़रूर साथ लेकर चलना है। आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ जो अगला सवाल आया है वो आया है, कहाँ गए सवाल? एक सवाल आया है रोहन जी का। इन्होंने HL ले रखे हैं 4566 रुपए के दाम पर, और BEL ले रखा है 292 रुपए के दाम पर। 1 साल का इनका नजरिया है। डिफेंस ऑलरेडी काफी बीटन डाउन है, अब क्या करें इसमें? देखिए डिफेंस एक वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सेक्टर रहा है बाजार में, चार्टर रहता है इसमें, क्योंकि बहुत शानदार रिटर्न बना के दिया और फिर फॉल भी जबरदस्त है और उसके बाद रीबाउंड भी कुछ हफ्तों से बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है। बट जो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेक्टर में जो जूस था वो ऑलरेडी कैप्चर कर लिया गया है, और लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स थोड़े से रेंज बाउंड रहे हैं और अपनी रेंज में फंस चुके हैं, तो एक बार रेंज का ब्रेकआउट आना जरूरी है एक मोमेंटम के लिए। तो मुझे लगता है न्यूट्रल टू बुलिश सिनेरियो इन स्टॉक्स में बन रहा है, और तो एक तेजी का मन बना है, बट ऊपर के लेवल पे मुनाफा वसूली का जरूर ध्यान रखें। और अगर BEL की बात करें तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए 260 का, और ऊपर की साइड जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो रहेंगे 340, जहाँ पे एक बार रीअसेस इनको करना चाहिए। और दूसरा स्टॉक HAL वन ऑफ द लीडर रहा है डिफेंस पैक में, यहाँ पे स्टॉप लॉस इनको एस्टैब्लिश करना चाहिए 3500 का, और इधर टारगेट रहेंगे इनके 5000 से लेके 5200 के। तो आदित्य जी चारों तरफ घिरे हैं परिवार से, लेकिन फिर भी सीरियसनेस ऑफ वर्क देखिए, उसके बावजूद भी कामकाज करने में लगे हुए हैं। कोई नहीं आदित्य जी, चलता है, ये सब निजी जीवन है, ये सब उतार चढ़ाव आता रहेगा। खैर इस पे आगे हम बात करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ शहजाद जी हैं सहारनपुर से बातचीत करने के लिए। शहजाद साहब नमस्कार। जी नमस्कार जी। नमस्कार शहजाद जी। मेरे पास कैस्ट्रॉल इंडिया के शेयर हैं तो। कैस्ट्रॉल इंडिया हेलो? के किस भाव पे? जी 122 के भाव पर। और कितना समय आप इसे दे सकते हो? जी 3 महीने, 2-3 महीने। तो शहजाद जी, खरीदारी कब की थी आपने? जी ये अभी 1 महीना पहले की थी। तो आपको डिविडेंड भी मिला होगा, राइट? जी चलो, आदित्य कैस्ट्रॉल 122 पे खरीदारी है तो मुनाफा इन्हें 204 रुपए के आसपास चल रहा है ये अभी।
अभी इन्हें क्या करना चाहिए? अपनी पार्शियल पोजीशन से निकल जाएं, बने रहें, क्या करें इसमें? देखिए स्टॉक एकदम सिक्लिकल रहा है और एक नीचे के लेवल्स पे यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहती है और ऊपर के लेवल्स पे यहाँ पे मुनाफा वसूली। अब ये इसके अपने मीडियम रेंज पे आ चुका है, ये 200 का लेवल। यहाँ से एक रिबाउंड का व्यू बन सकता है, जैसे बाजार में अच्छी तेजी और ये भी स्टॉक अच्छा सपोर्ट लेके 190 से सपोर्ट लेके 203 पे आया है, तो अपने रिबाउंड कंप्लीट करने ऊपर के लेवल्स पे भी जा सकता है। जो ऊपर की साइड इसके लेवल्स बन के आते हैं वो है 220 से लेके 250 के। तो यहाँ पे एक बुलिश नजरिया है विद स्टॉप लॉस ऑफ 185। 185 स्टॉप लॉस लीजिए शहजाद साहब, आप बने रहिए और ट्रेल करते रहिए। जैसे जैसे तेज़ी मिले वैसे वैसे आप अपने स्टॉप लॉस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है हरीश साहब का। इनके पास नैम इंडिया के शेयर हैं, 147 शेयर हैं, 670 रुपये के दाम पर। क्या इसमें एवरेज करना चाहिए? देखिए म्यूचुअल फंड स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी। रिसेंटली हमने वो भी देखा, HDFC AMC में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है और इसमें भी हम सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव नजरिया बना है, जैसे बाजार अच्छे से रिएक्ट कर रहा है वैसे होल्डिंग कंपनीज और फंड मैनेजमेंट कंपनीज भी काफी अच्छा परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे एक बुलिश आउटलुक है। तो आउटलुक तो बेटर है फिलहाल। अब बने रहिए, नंबर्स जैसे जैसे इंप्रूव होंगे SIPs के एंड ऑल, तो आप अच्छी तेज़ी भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल आप बने रह सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है ताबिश महमूद साहब का। ये पूछ रहे हैं कि रियलिटी सेक्टर में पैसा अभी लगा सकते हैं क्या, या अगर ये नहीं तो कोई सेक्टर जो आदित्य आपको सही लग रहा हो, जहाँ पे एटलीस्ट सेफ्टी है थोड़ी सी? देखिए अभी फाइनेंस सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देखिए बैंकिंग फाइनेंस ये सेक्टर लीड कर रहे हैं बाजार की रैली में। ऑल्दो बाजार में एकदम खूंखार वॉलेटिलिटी थी, बट ये जो फाइनेंस के सेक्टर है एकदम ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। आप लार्ज कैप बैंकिंग नेम्स देखिए, वहां पे बहुत शानदार तेजी चल रही है। मुझे लगता है कि तेजी का ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, तो उनको हैंड पिकिंग बैंकिंग और फाइनेंस NBFC स्पेस में करनी चाहिए, क्योंकि ये सेक्टरल रोटेशन में ये रैली में लीड कर रहे हैं दो सेक्टर। तो आप बैंक्स, फाइनेंशियल्स, जिनका डिस्कशन थोड़ी देर पहले हुआ भी था, उनमें से कौन कौन से नाम आप पिक कर सकते हो? आप उनमें एक बार को दाम लगा दो। रियल्टी से बेटर ऑप्शन वहाँ पर आपको दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है इंडियन होटल को लेकर। धर्मेश जी का एक सवाल है। 652 रुपये के दाम पर खरीदारी है और 50 शेयर इनके पास है। क्या करना चाहिए इसमें? इंडियन होटल में आप देखिए बहुत शानदार तेजी रही है, स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। अब ये थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी परफॉर्मर हो चुका है। पहले इसमें ब्रेकआउट ट्रेड्स, मोमेंटम ट्रेड्स चलते थे, अब ये थोड़ा सा रेंज बाउंड और हल्की तेजी के साथ चलता है। तो ये एक लो बीटा काउंटर की तरह एक्ट कर रहा है रिसेंटली, बट जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। रेंज को थोड़ा सा ब्रेक करके अभी ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे तेजी का ही नजरिया है विद स्टॉप लॉस ऑफ 730 एंड अपसाइड के साइड जो रेजिस्टेंस है वो है 880 से लेके 930 के। तो ये लेवल्स इन्हें वॉच आउट करने चाहिए। ओके। आशीष श्रीवास्तव साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर हैं, 50 रुपए के दाम पर खरीद रखा है, 2000 शेयर है। इस कंपनी के नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन शेयर में चाल नहीं आ रही। करना क्या चाहिए इन्हें? सारे PSU बैंकिंग स्टॉक में आप देखिए बहुत बड़ा करेक्शन आ चुका है। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप देखिए तो 73 से स्टॉक करेक्ट होके 41 के लेवल को टच करके आया, जो इसका एक मीडियम टर्म सपोर्ट है, और स्ट्रांगली अपने सपोर्ट को टेस्ट करके स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे तेजी बरकरार रहेगी। जो इसने अभी एक शॉर्ट टर्म क्विक स्पाइक दिया है, मीडियम टर्म सपोर्ट को टेस्ट करके रिस्पेक्ट करके, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो तेजी है वो और दम पकड़ सकती है। और यहाँ पे बने रहें। PSU बैंकिंग स्पेस ओवरऑल एज एन इंडेक्स भी बहुत अच्छा कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट इसमें भी देखने को मिलेगा। तो आप बने रहिए। वैल्यू वाइज तो बेटर है, थोड़ा समय और यहाँ पर आपको देना पड़ सकता है। दीपक तोमर साहब के पास फ्यूजन फाइनेंस के शेयर हैं, करीब 550 शेयर हैं, 290 रुपये के दाम पर। क्या ये एवरेज करें? आप क्या राय रखते हो? जी ये स्टॉक
को मैं प्रॉपरली ट्रैक नहीं करता, तो मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, तो इसको मेरे लिस्ट में नहीं आ रहा है ये। ओके ओके, चलिए तो इसको फिलहाल के लिए स्किप करते हैं। लेकिन मनीष आर्या साहब का एक सवाल है, इनके पास 200 शेयर हैं इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर, करीब करीब 61 रुपए के दाम पे खरीदारी की थी, लेकिन अभी 35 रुपए आ चुका है। अब इसमें क्या करना चाहिए? देखिए सेम स्टोरी है पीएसयू बैंकिंग की, शानदार तेजी, उसके बाद एक बड़ा करेक्शन 50% का। ये स्टॉक ने आदित्य आप सुन पा रहे हैं? चलिए शायद आदित्य से एक संपर्क टूट गया है। लेकिन इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर जो राय दे रहे थे, करीब करीब 2% के आसपास की तेजियाँ देखने को मिल रही है। एक स्टॉक करीब 15 की बुक वैल्यू पर है, यानी कि अपनी प्राइस टू बुक से करीब ट्वाइस के दाम पर अभी ये कामकाज कर रहा है। 22 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ, इक्विटी वाइज रफली देश की सबसे बड़ी प्रोमिनेंट इक्विटीज़ में से एक इक्विटी जो है वो इंडियन ओवरसीज बैंक की है। हालांकि नंबर्स के लिहाज से ऑल टाइम हाई पर कंपनी का प्रॉफिट इस साल इस क्वार्टर के अंदर पोस्ट किया था, और ईयरली के हिसाब से भी देखा जाए तो करीब करीब ऑल टाइम हाइस पर ही कंपनी का जो प्रॉफिट का नंबर है पहुंचा था। एनआईए का नंबर भी ऑल टाइम हाइस के आसपास है, लेकिन स्टॉक जो है वो अपने साल के लोज पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि एक नेगेटिव कैश फ्लो का इम्पैक्ट, और दूसरा जो ओवरहैंग है पीएसयूज़ में हायर प्रमोटर होल्डिंग को रिड्यूस करने को लेकर, वो एक बड़ा ट्रिगर है। इसके दम पर यहाँ पर बिकवाली देखने को मिले, लेकिन स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट एक हैवी सेल ऑफ के बाद एक लंबे अंतराल के बीच में कहीं कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अब वापस सवाल जवाब में एक चंदन जी का सवाल आया है। इनके पास वीएसटी इंडस्ट्री और एलएनटी फाइनेंस, इन दोनों के शेयर हैं, मतलब इन दोनों के शेयरों में एंट्री करना चाह रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं आदित्य, इन दोनों में से क्या चुना जाए? मतलब वीएसटी इंडस्ट्री और एलएनटी फाइनेंस, इन दोनों को क्या करा जाए? मेरे हिसाब से एलएनटी फाइनेंस एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि एनबीएफसी स्पेस, बैंकिंग स्पेस, यहाँ पे एक बहुत शानदार तेजी का माहौल चल रहा है। ऑल्दो इतना वॉलेटिलिटी बाजार में देखने को मिली, इतने सारा करेक्शन आया, बट जो एनबीएफसी बैंकिंग स्पेस है वहाँ पे करेक्शन बहुत ज्यादा गहराते हुए नहीं दिखे, इतने की ब्रेकडाउन हमें देखने को मिले। इस तरीके का सिनेरियो नहीं है, और जिस तरीके से बाजार में तेजी आ रही है उस हिसाब से स्टॉक भी उसमें अच्छे से रिएक्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं अपसाइड की तरफ। तो मेरी पिक रहेगी एलएनटी फाइनेंस। यहाँ इस लेवल से एक 15% का स्टॉप लॉस एस्टैब्लिश किया जा सकता है, और अपसाइड के लेवल यहाँ पे देखने चाहिए। सारे स्टॉक आप देखेंगे, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जो सेम कैटेगरी में है, अपना न्यू हाई टच कर रहे 3-4 साल बाद, 5 साल बाद। सिमिलरली यहाँ पे भी इफेक्ट हमको देखने को मिल सकता है। तो एक कंसिस्टेंट गेनर की कैटेगरी है एनबीएफसी की, और यहाँ पे एक बुलिश नजरिया बन रहा है। ओके, तो एलएनटी फाइनेंस एक बेटर सिचुएशन में दिखाई पड़ रहा है कंपेरेटिवली, अगर आप इसमें लॉन्ग जाना चाह रहे हैं तो। हृदय पाल साहब का एक सवाल आया है अदानी ग्रीन एनर्जी को लेकर। आदित्य 155 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 972 रुपये के दाम पे। आज अदानी समूह में वैसे भी तेज़ी देखने को मिल रही है, बीच में कुछ ट्रिगर भी आया था, इस ट्रिगर के बीच में खरीदारी आई थी कि यूएस की तरफ से कुछ फैसले लिए गए जो इनके लिए पॉजिटिव हैं, एक रिपोर्ट भी आई है। सो आप क्या राय रखते हो अदानी ग्रीन को लेकर? देखिए अदानी ग्रीन देखिए आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नॉट ओनली अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज, पूरा ग्रुप आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और हम इसका अगर एक कंबाइंड चार्ट बनाए अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स का, तो उसमें एक ब्रेकआउट है आज, अच्छे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है। और डेरिवेटिव डेटा अगर आप देखेंगे, जितने भी अदानी स्टॉक एफएनओ कैटेगरी में ट्रेड करते हैं, तो काफी सारी कॉल अनबाइंडिंग देखने को मिली है, और पुट राइटिंग हम देखने को हमें मिल रही है। तो ये पॉजिटिव संकेत है स्टॉक के लिए। और टेक्निकली अगर बात करें तो अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ब्रेकआउट दिख रहे हैं, हायर लो दिख रहा है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नजरिया बनाया जा सकता है। इवन एट करंट मार्केट प्राइस पे इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे एक 10% का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इसकी एज पर स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से 10% स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और ऊपर के साइड यहाँ पे अपसाइड ओपन है। ओके, रेणु सिंघल जी हमारे रेगुलर व्यूअर भी हैं, इनका एक सवाल है पारादीप फॉस्फेट को लेकर, और करीब 124 रुपये के दाम पे खरीदारी है इसमें। आप क्या राय रखते हो, क्योंकि नंबर्स वाइज तो सिचुएशन बेटर हो रही है इस कंपनी की, और स्टॉक में रिएक्शन भी है, इनकी कॉस्ट से ऊपर आ गया है, करें कि आज 6.5% ऊपर है?
बिल्कुल देखिए, नॉट ओनली पारादीप फॉस्फेट पर आप कोई भी केमिकल कंपनी देखेंगे तो रिसेंटली जो प्राइस एक्शन है बहुत नोटवर्दी है और काफी एनकरेजिंग है। कितने साल से केमिकल स्टॉक्स एक अपने डाउनवर्ड ट्रेंड में चले गए थे, कंसोलिडेशन में चले गए थे। कुछ स्टॉक्स ने प्राइस करेक्शन दिया, किसी ने टाइम करेक्शन दिया, बट ओवरऑल करेक्शन आपको 2021 से सारे केमिकल स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। बट 2025 में पिक्चर काफी डिफरेंट है। 3-4 साल की कंसोलिडेशन के बाद मोस्ट ऑफ द केमिकल स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं 2025 में। और पारादीप फॉस्फेट में भी उस तरीके का ही ट्रेंड दिख रहा है। करेक्शन के बाद, कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक में एक अपमूव देखने को मिल रहा है 2025 में, और मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मतलब ये बताता है कि इंस्टीट्यूशंस का इस स्टॉक पे काफी भरोसा है और टेक्निकली यहाँ पे एक अप ट्रेंड एस्टैब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नजरिया बन रहा है। तो पॉजिटिव नजरिया यहाँ पर फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। अब आगरा चलते हैं, वहां पे मानवेंद्र सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार। सर सुमित सर नमस्कार। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? मेरे पास जिंदल स्टॉ की क्वांटिटी 94 है प्लस 39, जिसमें से स्प्लिट के मेरे पास 94 है। 39 मैंने उतने ही रेट में 355.90 में खरीदे थे। ओके। और इसको टाइम हो गया 193 डेज। अक्टूबर में तकरीबन खरीदे थे और 13,000 के समथिंग कुछ लॉस है। तो अभी इस चढ़ती हुई उसमें कोई ऐसा शेयर है कि इसमें से निकल के मैं दूसरे में लगा के कुछ बराबरी कर लूं? देखिए सिंह साहब, पहले तो एक बात बताइए, आप जिंदल 100 से निकलना क्यों चाहते हैं? काफी टाइम हो गया ना सर, और अभी थोड़ा सा ये उतार चढ़ाव ज्यादा है, तो ये एक माइंडसेट मेरा बना हुआ है, तो उसके लिहाज से पूछ रहा हूँ। नहीं, वैसे निकलना कंपनी कोई अच्छी है, जरूरी नहीं है। कंपनी खराब नहीं है, सर, कंपनी बहुत अच्छी है। डीआई डक्टाइल पाइप की ये बहुत बढ़िया कंपनी है और वैल्यू वाइज भी 8 के मल्टीपल पे आ चुका है, जो कि एक अच्छी वैल्यू उसी कह सकते हैं। अब चल क्यों नहीं रहा, या आज चलेगा या कल चलेगा, वो समय बताएगा। जी जी। हाँ, लेकिन अब आदित्य की राय क्या है ये बताता हूँ आपको। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा सिंह साहब, आप 170 रुपये स्टॉक की बुक वैल्यू है, तो अभी ये 250-255 रुपये चल रहा है। सो अगर ये कहीं 170 रुपये के इर्द गिर्द आया तो ये बहुत ही फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। वो पार्ट को भी आप ध्यान रखिएगा, लेकिन उसकी गुंजाइश वैसे कम है अभी के हिसाब से। क्या करना चाहिए आदित्य? इनके पास खरीदारी है जिंदल 100 की। एक रीसेंट ड्रॉप स्टॉक ने लिया था 260 रुपये तक के आसपास के लोस के आसपास अभी कामकाज कर रहा है, जो कि बहुत समय से दायरे में है। आप कैसे रीड कर रहे हो इसे? देखिए, जिंदल 100 अगर हम देखें तो यहाँ पे रिसेंट ड्रॉप आपने जैसा बोला वो देखने को मिला है, बट जो फॉल है वो अभी हाल फिलहाल स्टेबलाइज हो गया है। तो इधर एक सेल की राय नहीं बनेगी अनटिल अनलेस यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिले। अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, एक ब्रेकआउट होने का इंतजार करते तो स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बनेगा। बट इधर सेल की राय मैं अभी नहीं दूंगा। अभी फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, स्टॉक को स्टेबलाइज होने दे। बाजार का मूड माहौल अच्छा हो रहा है, स्टॉक में भी अच्छे पैटर्न्स डेवलप होने का थोड़ा सा वेट करें, फिर यहाँ पे एक बड़ी तेजी के लिए एक अच्छी तरीके से तैयारी करें। हाल फिलहाल वेट एंड वॉच है। फिलहाल तो आप वेट करिए सिंह साहब और बने रहिए, थोड़ा समय दीजिए, और इतना समय दिया है तो लेट्स सी आगे क्या सिचुएशन यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ती है। एक सवाल आया है साउथ इंडियन बैंक को लेकर। आशीष श्रीवास्तव साहब का सवाल है। इनके पास 28 रुपये के दाम पर साउथ इंडियन बैंक के शेयर है। थोड़ी पहले हम आईओबी में बात कर रहे थे, अब साउथ इंडियन बैंक, क्या किया जाए इसमें? देखिए, कितने सारे व्यूअर हैं हमारे सुमित जी जो पीएसयू बैंक्स की बात कर रहे हैं, और काफी सारे लोग हैं जो ऊपर के भाव पे स्टक है। बट अभी उनके डरने के दिन गए, क्योंकि पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ने रिसेंटली एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म सपोर्ट बनाया है। अपने मीडियम टर्म सपोर्ट को टेस्ट करके एक बाउंस बैक कर रहा है। तो हाल फिलहाल तो यहाँ डरने वाले दिन गए, क्योंकि अभी हम ऐसे वक्त पे नहीं खड़े जहाँ पे फ्रेश बहुत बड़ा डाउनसाइड ओपन अप हो जाए अनटिल अनलेस ग्लोबल बाजार में कुछ होता है। अदरवाइज मुझे जिस हिसाब से लग रहा है, जैसे स्टॉक ने अपने मीडियम टर्म सपोर्ट को टेस्ट किया है, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ने और साउथ इंडियन बैंक ने भी अपने मीडियम टर्म सपोर्ट को टेस्ट करके जो बाउंस बैक की यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, उसके चलते मुझे लगता है यहाँ पे वेट एंड वॉच करें। यहाँ पे फ्रेश तेजी का भी मन बनाया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 20%।
फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से 20% स्टॉक लॉस रखना चाहिए। और तेजी का बिल्कुल मन बना है क्योंकि ये सारे स्टॉक 50% करेक्ट हो चुके हैं अपने भाव से, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स। और अब एक ऐसा लगता है कि तेजी चालू हो सकती है। ओवरऑल बाजार सेंटिमेंट काफी अच्छा है, प्राइवेट बैंक काफी अच्छा करे, पीएसयू बैंक में भी एसबीआई की लीडरशिप अच्छी लग रही है, तो पॉजिटिव सेंटिमेंट ये छोटी बैंक्स पे भी देखने को मिलेगा। तो मेरा बायस इधर बुलिश है, स्टॉप लॉस ऑफ 20%। ओके, तो आपको एक राय दी गई है खास तौर से साउथ इंडियन बैंक के संदर्भ में। साईं प्रवीण साहब हमारे रेगुलर दर्शक हैं, इनके पास कैमलिन फाइन साइंसेस के शेयर हैं। 104 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है और वैसे भी ये पूरा सेक्टर ही नीचे है और अभी आज थोड़ा कम बैक है। आज अगर आप पूरा केमिकल देखेंगे तो अच्छी तेज़ी में है। इनका शेयर करीब 170 रुपये के आसपास चल रहा है। इन्हें मुनाफा तो है सोफार, करें क्या, बने रहें या निकल जाएं? देखिए, बने रह सकते हैं। जैसा मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले ही बताया कि केमिकल सेक्टर में एक अच्छी तेजी जारी है और ये लगता है कि जिस हिसाब से ग्लोबल सेंटिमेंट चेंज हो रहे हैं, जो टैरिफ वॉर में हालात चल रहे हैं, उसका वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इंडिया है इन टर्म्स ऑफ केमिकल सेक्टर। तो उस हिसाब से एक तो फंडामेंटली वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। दूसरा, ओवर सप्लाई, ओवर कैपेसिटी जो थी वो खत्म हो चुकी है, तो पॉजिटिव फैक्टर है। तीसरा, टेक्निकल चार्ट्स भी काफी अच्छे हैं, अपने सपोर्ट को सारे स्टॉक्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इवन ये स्टॉक कैमलिन फाइन भी अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट अच्छे से कर रहा है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है, बने रह सकते हैं और नजरिया पॉजिटिव है। तो नजरिया पॉजिटिव है, फिलहाल तो आप बने रहिए, ये आपको एक राय दी गई है कैमलिन फाइन साइंसेस के संदर्भ में भी। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक श्वेता सक्सेना जी के पास है, करीब करीब 79 के दाम पर इनकी खरीदारी है, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, काफी स्टीप करेक्शन देखने को मिला है आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट दोनों में। और अब जैसा कि बैंकिंग स्पेस बहुत अच्छा हो रहा है, इस स्टॉक में भी आईडीएफसी फर्स्ट में भी अच्छा बाउंस देखने को मिला है लास्ट 2 to 3 वीक्स में। और मुझे लगता है कि ये बीइंग अ हाई बीटा काउंटर इन बैंकिंग स्पेस काफी अच्छा कर सकता है। इस लेवल पे भी ये स्टॉक को बटोरा जा सकता है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पे 15% का, एज पर स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें 15% का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और ऊपर की साइड भी टारगेट्स 15 to 25% के यहाँ से ओपन अप हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक तेजी की राय है। ओके, तो तेजी की राय यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। एक सवाल आया है सीमेंस को लेकर, पोस्ट डीमर्जर इन्होंने शेयर खरीदे हैं 2750 रुपये के दाम पर और पूछ रहे हैं कि अगर लंबी अवधि के लिए रखा जाए तो क्या करना चाहिए इनको इस पोजीशन में? देखिए, कैपिटल गुड स्पेस जो है वो आई थिंक वन ऑफ द सीवियरली हिट स्पेस है पोस्ट रैली जो हमने लास्ट साल देखी। उसके बाद जो कैपिटल गुड्स में करेक्शन आया है वो काफी सीवियर है, तो वहाँ पे टेक्निकल पैटर्न्स बिगड़े हैं। दूसरा, जिस हिसाब से पहले एक्सपेंडिचर हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है, तो वो एक प्रॉब्लम है। तीसरा, ग्लोबली जो एनवायरनमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके वो थोड़ा सा डामाडोल है। काफी सारे रिसेशन के फेयर्स हैं और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये 3 फैक्टर के चलते मुझे लगता है कि जो टेलविंड्स हैं इस सेक्टर के लिए, स्टॉक के लिए, वो अब अभी हेडविंड्स की तरह टर्न हो चुके हैं। चौथा पॉइंट, जो पहले का ग्रोथ रेट था, मुझे नहीं लगता कि अभी ये ग्रोथ रेट सस्टेन करेगा, क्योंकि जो मैंने फैक्टर्स बोले उसके चलते ये ग्रोथ रेट सस्टेन करना मुश्किल है। और जब ये होगा तो बाजार उसको अकॉर्डिंगली प्राइस इन करेगा उसके मल्टीपल्स के साथ। और आखिरी बात, स्टॉक लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, तो टेक्निकली नेगेटिव संकेत है, तो मैं कहूँगा कि ये सेल ऑन राइज कैंडिडेट है। ओके, तो सेल ऑन राइज का कैंडिडेट आपको ये फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। पीयूष मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए लखनऊ से। पीयूष जी नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मिश्रा साहब, कोई बॉलीवुड से लेना देना तो नहीं है ना आपका? नहीं सर, मेरा कोई लेना देना नहीं है। बहुत फेमस राइटर हैं पीयूष मिश्रा साहब, गैंग्स ऑफ जी हाँ, वासेपुर में जी उनका व्यू भी था पूरा। खैर, बिल्कुल। तो मिश्रा साहब क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है एक्मे सोलर होल्डिंग पे जो रिसेंट आईपीओ आया था, ठीक है। तो आईपीओ में मुझे अलॉटमेंट मिला था, लेकिन उसके बाद से लगातार वो नीचे गिरता जा रहा है और मैं उसको जो है एवरेज करता जा रहा हूँ, और एवरेज करते करते मेरे पास 198 शेयर हो गए, 240 के उसकी जो है एवरेज प्राइस है। नहीं, तो मुझे एक बात बताइए मिश्रा साहब, आपने खरीदारी करी क्यों थी? आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या लिस्टिंग गेन के लिए लिया था?
लिस्टिंग गेन के लिए लिया था सर मैंने। तो जब लिस्टिंग गेन आपको मिला तो आप निकले क्यों नहीं? नहीं, लिस्टिंग गेन सर नहीं मिला उसमें ना। नहीं, ये लिस्ट हुआ था करीब। ओपन ही सर नीचे हुआ और उसके बाद में बस थोड़ा सा ऊपर आया और उसके बाद तुरंत फिर नीचे चला गया। हाँ, तो वो जो 280 रुपए आपको मिला था, आपने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हाँ सर, ये हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है। मुझे लगा कि शायद ये चलेगा, क्योंकि उस समय जितने भी आईपीओ आ रहे थे मोस्टली आईपीओ चल रहे थे। देखिए मिश्रा और साहब, ये बहुत एक IPO ऐसा था कि- सीधी गणित है बाजार की, ये बहुत सीधी गणित है। अगर आप आईपीओ में पैसा डाल रहे हैं तो लिस्टिंग गेन पे एटलीस्ट पूरा या आधा एटलीस्ट आप निकल जाइए, ताकि आपका कैपिटल फ्री हो जाए, पहला पार्ट। जी। दूसरा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद घूम घाम के नीचे मिल ही जाएगा, तो उस समय लेने की क्या ज़रूरत है। थोड़े दिन बाद नीचे मिल जाए, 1 आध साल बाद, 6 महीने बाद। ऐसा कोई आईपीओ नहीं है जो नीचे नहीं मिलता, सारे आईपीओ वापस नीचे मिल जाते हैं, तब ले लेते हैं। खैर, लेकिन जो गलती हुई वो हुई, अब क्या कर सकते हैं, उस पर आदित्य की राय लेते हैं। आदित्य, एक्मे सोलर चार्ट तो बहुत नहीं होंगे इसके, लेकिन हाल की ही लिस्टिंग है ACME सोलर, आप अगर इसको ट्रैक कर पा रहे हैं तो क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए, हिस्ट्री लिमिटेड है जैसा आप बता रहे थे। एक तो वो रिस्ट्रेन है, दूसरा यहाँ पे एक लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बन रहा है, टेक्निकली और नेगेटिव है। तीसरी चीज, जो सोलर इंडस्ट्री है वो अभी रिसेंटली काफी हेडविंड फेस कर रही है, काफी ओवर सप्लाई ओवर कैपेसिटी हो गई है सोलर वाले सेक्टर में। जितने भी सोलर के जो स्टार परफॉर्मर थे, हीरोज थे, डार्लिंग ऑफ दलाल स्ट्रीट थे लास्ट ईयर, अब सब में करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो बाजार फिर से मल्टीपल्स को जस्टिफाई कर रहा है। एक और बात, जैसे कि ग्रीन एनर्जी को काफी सपोर्ट था, वैसे डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट नहीं करता है, तो वो एक हेडविंड बनता है। और टैरिफ जो चल रहे, टैरिफ वॉर, उसमें चाइना का बड़ा रोल है और सोलर इंडस्ट्री में चाइना से काफी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं सोलर इंडस्ट्री के लिए, तो वो भी चैलेंजिंग सिनेरियो। तो ये सब के चलते मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक रन अवे रैली देखने को मिल सकती है। ऑल्दो बाजार के साथ ये पार्टिसिपेट कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म में यहाँ पे नजरिया बहुत पॉजिटिव नहीं है, तो ये सेल ऑन राइज कैंडिडेट रहेगा।